It's a great question. तो सर ऐसी प्राइवेट डेयरीज ने क्या रोल प्ले किया होगा हमारे कोऑपरेटिव्स के बनने में? तो सर मेन दो टॉपिक जो सबने बोले कि एक वेगन और मिल्क का जो अभी कंसेप्ट चल रहा है, वेगन मिल्क का, ये लोग बोल रहे हैं कि मिल्क को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें वेगन प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना चाहिए, तो उसमें आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? कुछ सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट है जो यूट्यूबर्स है, गलत फहमियाँ फैला रहे हो। तो खास करके अगर कोई एपिसोड आप कंज्यूमर्स के हिसाब से देख रहे हो तो ट्रस्ट डेयरी, क्योंकि इससे अच्छा न्यूट्रिशन कुदरत ने हमको किसी को नहीं दिया। मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एंड इट्स अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट। हेलो सर, वेलकम। आप एक मतलब कि बहुत बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर पहले मैं स्टार्ट इसी से करना चाहूँगा कि मैं आपका ब्रीफ एक्सपीरियंस डेयरी सेक्टर में जानना चाहता हूँ कि मतलब आपकी कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और आप किस किस पोस्ट पे अभी हैं। थैंक यू हसमुख एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज जशभाई प्रजापति। बेसिकली मैंने 1980 में बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स और पीएचडी दोनों डेयरी माइक्रोबायोलॉजी किया। पीएचडी मेरा एनडीआरआई कन्नड़ से था। मगर जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया मैंने मेरी नौकरी शुरू कर दी थी। तो मैं 40 साल तक इसी कॉलेज में पढ़ाया। ओके, आई फील प्राउड कि जिस कॉलेज में ग्रेजुएट था उसी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड भी हुआ। उसके बाद मैंने 3 साल इरमा के अंदर डॉक्टर वर्गीस कुरियन सेंटर ऑफ एक्सलेंस था, उसका एज ए चेयरमैन रहा। तो मेरे को फार्मर्स की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। अभी मैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन का वेस्ट जोन का चेयरमैन हूँ और उसके साथ साथ दूसरी 2-4 संस्थाओं से जुड़े हुआ है। खास करके हमारा एक फर्मेंटेड फूड्स का नेटवर्क है जो स्वीडन से शुरू किया था हमने। एफएसएसआई के पैनल में मैं चेयरमैन था। अभी भी मेंबर हूँ। इसके अंदर में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के तो हम रेगुलेशंस बनाने में हेल्प करते हैं सरकार को। और साथ साथ में दूसरे एक यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक काउंसिल से बोर्ड है, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, खास करके गट माइक्रोबायोटा फाउंडेशन का भी मैं बोर्ड का मेंबर हूँ, क्योंकि वो मेरा बेसिक रिसर्च प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड्स का रहा है। तो आई एम एंजॉइंग माई वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे यू हैव कम हियर टू नो समथिंग अबाउट द डेयरी डिटेल्स। प्लेजर इज ऑल माइन सर। मैं मतलब बेसिक हमारा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये कैसा फील है कि जब हम जिस कॉलेज में से स्टडी हम किए हैं उसी में मतलब हमारी लाइफ टाइम मतलब हम प्रोफेसर रहते हैं, प्रिंसिपल आप बने हैं, वहीं से रिटायर होते, तो वो क्या फीलिंग रहती है? नहीं, इसलिए तो इतने साल डेयरी में रहने से मेरे बॉडी के अंदर खून नहीं मगर दूध दौड़ता है कि क्या है बिकम ए कंप्लीट डेयरी मैन। और बहुत खुशी होती है क्योंकि ये आप प्यार से डेयरी साइंस के साथ जुड़े हुए, खास करके जब एडमिशन्स में नए बच्चे आते हैं, शायद आपका भी एक्सपीरियंस किया होगा। मैं बताता हूँ कि भी आपने एडमिशन डेयरी साइंस में लिया है तो नाउ लव डेयरी, क्योंकि जिससे आप प्यार करोगे उसको अच्छी तरह संभालोगे, क्योंकि डेयरी का भविष्य आपके हाथ में होता है। yes, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। और जब मेरा इधर यूनिवर्सिटी में एज ए अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे प्रोफेसर ने भी वही कहा था कि प्रजापति प्लीज एश्योर मी दैट एटलीस्ट फॉर 5 years यू नॉट लीव दिस कॉलेज। तो मैंने गारंटी दिया था और वो मैंने निभाया until I retired. So we are feeling very happy that we are connected to dairy, and dairy because it is the main important source of nutrition for all of us. It is important source of livelihood for us. Yeah. So आपकी health और wealth दोनों dairy पर dependent है। सर when you hear the term dairy farming, तो आपके दिमाग में वो पहले कौन सी इमेजेस और मेमोरीज क्रिएट होती हैं? शायद मेरा ख्याल है कि हर कोई भारतीय के मन में तो लॉर्ड कृष्णा आएगा। वही नटखट कन्हैया जो दूध दही घी मक्खन खाता था, खिलाता था और इतना इसके अंदर इन्वॉल्व था कि जरूरत पड़े तो टैक्स चोरी करने के लिए कंस के उधर न जाए, इसलिए प्रोटेक्शन करता था, कुछ चुरा के भी खा जाता था। तो उसका तो स्लोगन था कि दूध दही घी मक्खन खाओ खिलाओ, अगर नहीं मिल सकता है तो चोरी करके भी खाओ। ओके, That was showing his interest for building health of the local people। क्या आप ये खाओगे तो अट्टे कट्टे रहोगे, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आप काम भी अच्छा बढ़ेगा। तो ये मेरे दिमाग में था। और बाकी तो मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरे घर में मेरी मदर एक भैंस रखती थी। ओके, उसका दूध हम पीते थे। तो कितना मेहनत करती थी, कभी कभी बिलोना भी होता था घर में,
तो हम हेल्प करते थे मदर को उच्चारण करने में, Yeah. फिर उसका मक्खन निकाल कर घी बनाना, छाछ गांव में बांट देना. दिस वाज ऑल मेमोरेबल इवेंट्स एंड दैट made me to get attracted towards the dairy as a Yeah. dairy farming. उस टाइम ऑर्गेनाइज फार्मिंग ऐसा कुछ नहीं था, Yeah. बट इट वाज ए पार्ट ऑफ लाइफ के हर एक के घर में एक दो गाय या भैंस होती थी. इट वाज ए को करिकुलर एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे पहले इस धरती पे एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ कि लोग प्लांट्स ग्रोथ करवाने लगे, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके साथ साथ अपने दूध की रिक्वायरमेंट के लिए गाय भैंस भी रखने लगे. So this has started gradually, Yeah. and it has started as a part of life, not as a business. ओके, तो वो सर ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग जो आप बता रहे हैं वो इंडस्ट्रियल बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोऑपरेटिव के पहले की वो कैसे डिफरेंट था अभी के सिनेरियो से? खैर ज़्यादातर तो लोग अपने रिक्वायरमेंट के लिए गाय भैंस रखते थे. अब कभी सरप्लस हो जाता था, कभी दूध खट्टा हो जाता था, तो ऐसे ही उसको पीने के लिए, चाय बनाने में काम में नहीं आता था. तो गांव में कुछ कुछ क्रीमरीज की शुरुआत हुई बिगिनिंग में. मेरे को याद है मेरे गांव में भी एक क्रीमरी थी, छोटा सा एक क्रीम सेपरेटर लाता था, वो एक बिजनेसमैन था. तो एक सरप्लस लोग गांव वाले उसको देते, वो सेपरेट कर देता क्रीम को और क्रीम से सीधा घी बना देता था. बाकी जो सेपरेट दूध रहा उसका कोएगुलेट करके उसको ड्रेन करके केसिन को सुखा देता. सो केसिन वाज अ बिग बिजनेस एट दैट टाइम आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ मिल्क इंडस्ट्री. ओके, और धीरे धीरे बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ. अगर ज़्यादा सरप्लस मिल्क आने लगा तो फिर दही बनाने का, पनीर बनाने का, आइसक्रीम बनाने का. आइसक्रीम पहले प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, बट दही और छाछ वो कोई चीज़ें बेचने के लिए थे. मेरे को अभी भी याद है, मेरे फादर ने कहा, हमारे गांव के बाजू में नदी के पार दूसरा गांव था मुवाड़ी करके, तो गांव में दूध बेचना इमोरल था, मतलब इमोरल, अनैतिक है. दूध, यू कैन नॉट सेल दूध, मिल्क, इट इज़ मेंट फॉर योर ओन पीपल. आपके पास सरप्लस है तो गांव में बांट दो. तो कोई दूध नहीं बेचता था, आपको मुफ्त में दे देगा, मगर सरप्लस दूध का जमा करके, दही बना करके, उसका चर्निंग करके, घी बना करके बेचते थे. दैट वाज द सोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड. बाकी छाछ फिर भी इट इज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड. हर गांव में मैसेज आता था आज उसके घर में भिगोना है, तो पूरे गांव की लेडीज अपने अपने बर्तन लेकर छाछ लेने चले थे. तो दैट वाज ए जॉय आई आल्सो एक्सपीरियंस इन माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज ए यंग बॉय. सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. ओके, बाद में पहली डेयरी तो शायद 1930 में हुई थी, अपने जो पॉल्सन डेयरी. हाँ, जो पिस्टन जी ने आनंद में डेयरी स्थापित की थी. और ख़ास करके वो डेयरी का मकसद बटर बनाना था और आर्मी के लिए, और वो भेजते थे. और जो दूध था वो बॉम्बे मिल स्कीम जब हुआ था कि मुंबई में बहुत अच्छी डिमांड थी, तो गुजरात से दूध उधर से आता था. मेरे को पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम ओके, ये डेयरी अप टू 5 टन्स ऑफ बटर पर डे बनाया करती थी, 5 tons per day टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स एंड सो. दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग सम कनेक्शंस टू कलेक्ट मिल्क एंड प्रिपेयर इट. बट बाकी का इतिहास तो बहुत लंबा है. आई थिंक वी कैन टॉक इट. सर हम मतलब जैसे कि अभी देखते हैं कि मिल्क को एज ए बिजनेस ही अभी कंसिडर मोस्टली किया जाता है, और आज जैसा कि आपने बताया कि पहले मिल्क को सेल करना बहुत सारी जगह पर अनएथिकल था और बहुत सारी जगह पे ये नहीं भी होता था क्योंकि लोग घर पे गाय रखते थे. तो उस टाइम पे लोग प्रिजर्वेशन, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे? क्योंकि मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको बेचनी है, जैसे कि हमको दही बना के फिर अगर मक्खन बनाना है, उसमें से घी बना के बेचना है, तो जो मिल्क को प्रिजर्व करने की टेक्निक है उस टाइम पे किस टाइप के यूज़ होते थे? एक्चुअली हसमुख, प्रिजर्वेशन की यूजुअली बात ही नहीं आती थी, क्योंकि जो मिल्क होता था रूटीनली कंज्यूम हो जाता था. जो सरप्लस मिल्क, उस टाइम तो रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ नहीं थे. तो गांव में तो जो ठंडी जगह है, जो जहाँ पानी के मटके रखे जाते थे ना, उधर मेरी मदर मिल्क रखती थी, मेरे को पता है. सो इट वाज एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ फॉर फ्यू आवर्स. ओके, अदरवाइज लगता है कि ये दूध आज नहीं पूरा होने वाला है, तो उसका दही बनाया जाता था. और उसको शायद वीकली वंस, मतलब हर रोज का सरप्लस मिल्क एक बर्तन में इकट्ठा होता है मिट्टी के, और उसका वीकली या 15 दिन में उसका चर्निंग होता था. सो दिस वाज द प्रैक्टिस, प्रॉब्ली इट वाज इवॉल्व्ड साइंस लॉन्ग. और इसलिए शायद दही का, मक्खन का हमारे रिचुअल्स में, देखो आपको पता होगा गाय मतलब धेनु कहा जाता है संस्कृत में. धेनु, और धेनु मल्टीपल टाइम्स हमारे वेदों में, चारों वेदों में
उसका इंडिकेशन है. दैट मीन्स हिस्टोरिकली वी आर नोइंग that how the cow is to be reared and how to use the milk and milk products. और पंचामृत is the best product I will say on this earth. शायद हमने वो ऋषि मुनियों का जो बिलीफ था कि जिसके अंदर दूध, दही, घी और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर और तुलसी पत्ता, हनी. तो आजकल हम जो सिम्बायोटिक प्रोडक्ट कहते हैं तो दही और हनी इज द बेस्ट, क्योंकि हनी इज ए गुड सोर्स ऑफ दी पोस्ट अपना प्रीबायोटिक और दोनों मिलकर के एक अच्छा सिम्बायोटिक प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ये हर एक रिचुअल में डाला था ऋषि मुनि ने, अच्छे हो या गलत हो, मगर पहले पंचामृत स्नान आता था भगवान का, एंड दैट वाज गोइंग एज अ प्रसाद फॉर एवरीबॉडी इन द विलेज. तो प्रसाद के लिए कोई बार नहीं था कि इधर से प्रसाद नहीं ले सकते, इधर से ले सकते. इट वॉज टू बी फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब वो लोग जानते थे कि ये प्रोडक्ट अगर लोग खाएंगे रूटीनली तो दे विल रिमेन हेल्दी. यस, और आज भी मतलब घर में कथा, आज भी है, कथा हवन कुछ भी होता है तो पंचामृत को पहले सो नाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. और आपको शायद पता होगा कि कोरोना के बाद अमूल ने भी एक पंचामृत एज छोटा ब्लिस्टर पैक में शुरू किया था. और हमने भी उसके पर जो अच्छे बैक्टीरिया डाल के जो दही बना है उसके क्लिनिकल ट्रायल लेके हमने प्रोडक्ट एज ए रिसर्च, जब मैं इधर साइंटिस्ट था तो प्रोडक्ट डेवलप किया था और हमने क्लिनिकल ट्रायल भी लिया था कि इट इज इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी, खासकर एल्डरली में. सर, तो ऐसा मतलब कोई कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस आप देखते हैं कि जो डेयरी पे इन्फ्लुएंस हुआ हो ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशनल डेयरी सेक्टर की हिस्ट्री में? नेचुरली, क्योंकि ये जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, तो प्रैक्टिसेस में हमने गांव को प्राधान्य दिया कि गांव इज ए फैमिली मेंबर. तो जिस तरह से फैमिली मेंबर के लिए हम केयर करते थे ऐसे गांव के लिए करते थे. तो उसके जो फीडिंग प्रैक्टिसेस थी उस टाइम की भी, तो हम जो हमारे धान उगते थे उसका क्रॉप रेसिड्यूज उनको खिलाने के लिए जाता था. फिर जैसे ऑयल सीड वगैरह बनते थे, घर में ही ऑयल केक बनती थी, ग्राउंडनट ऑयल का, खासकर गुजरात में वो उसको खिलाते थे. कॉटन सीड के केक, मतलब जितना फूड के लिए हमारे लिए केयर होता था उतना फूड के लिए उनके लिए केयर होता था. उनकी वेटरनरी केयर के लिए लोगों के अंदर अंतर्सूझ थी कि अगर ऐसा डिसीज है तो किस ट्रीटमेंट करना. आजकल हम अभी नए जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, अभी धीरे धीरे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में जा रहे हैं कि आयुर्वेद में क्या क्या किया था, होम्योपैथी में क्या किया था, और इस तरह से हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं. तो ये हमारे से जुड़ी हुई है प्रैक्टिस, और इसलिए आज भी हम डेयरी को एज ए बिजनेस नहीं मानते. इट इज a part of life, and it's a tool of social economic development in that, and that is what cooperatives taught us. Yes, sir. So we are continuing with that and we are happy with that. Yeah, सर, मेनली हम हमारे ट्रेडिशन में देखते हैं तो काउस को ज़्यादा मेंशन किया हुआ है, गाय को एक माता के रूप में भी स्वीकार किया है वेदों में, कहीं पे भी. तो क्या बफेलो या काउ मिल्क में कोई मेजर डिफरेंस हम देखते हैं कि जिसकी वजह से ये सिर्फ मतलब काउस को ही मेंशन किया हो? Yeah, I think cows were the primary source for milk and that has come from the beginning. But हमारे कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में सर्टेन काउस के लिए वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं था, तो हमारे लिए एक रेजिलिएंट एनिमल जो है बफेलो आया. बफेलो ऑल्सो गिव्स सिमिलर टाइप ऑफ मिल्क, ओनली थिंग दैट इट हैज हायर फैट कंटेंट, थोड़ा माइनर चेंजेस इन कंपोजिशन, बट it is not that much different than the cow. So cow and buffalo is at par as far as the nutritional values come. Only कि उसके अंदर फैटी एसिड प्रोफाइल में कुछ चेंज है, तो वी वैल्यू काउ मिल्क मोर. काउ मिल्क में भी अभी हम एक्जोटिक ब्रीड्स में और अपने डोमेस्टिक ब्रीड्स में और कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. नाउ वी सी दैट प्रमोशन ऑफ गीर, कांकरेज, अवर लोकल ब्रीड्स एंड दैट. तो ये तो डिफरेंसेस माइनर रहते हैं, बट ओवरऑल मोटे तौर पे देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन काउ मिल्क बफेलो मिल्क. और अभी आजकल A1 A2 की जो बात हो रही है उसमें तो बफेलो तो पूरा A2 ही है, पूरा A2. So you can brand also. I think Amul has branded also as a A2 milk, as a buffalo milk. So there is no harm. Only thing that in consuming the higher fat content, those do not want high fat, they can just reduce the fat content and consume it. ओके सर, हमने ट्रेडिशनल देखा कि मतलब डेयरीज कैसे मतलब हमारा एक कल्चर का पार्ट थी. काउस को हम मतलब अपनी माता के रूप में देखते थे और फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे हम. तो सर ये ट्रेडिशनल टू मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कब स्टार्ट हुआ?
और उसकी नीड क्यों हुई? या नीड इसलिए हुई कि धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता गया और लोगों को उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बेचने की जरूरत पड़ने लगी कि इफ यू सेल समथिंग, क्योंकि मैंने लैंडलेस लेबरर्स आल्सो स्टार्टेड रेजिंग एनिमल्स, तो उनके पास लैंड तो नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। सो दे स्टार्टेड सेलिंग मिल्क, घर के लिए थोड़ा रख के दे स्टार्टेड सेलिंग। और आई थिंक मैं अगर वो देखूँ कि जो पहली डेयरी जिन्हें मैंने बताया कि पिस्टन जी ने 1930 में एस्टेब्लिश की थी और उधर से लेके हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू किया। पहले प्रोडक्ट्स में बना दही, छाछ और जिसको बटर मिल्क कहते हैं, फिर आइसक्रीम छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, पनीर हुआ, चीज़ अपनी लोकल मतलब जो कॉटेज चीज़ थी वही अपना पनीर था। ओके। तो तब तक तो हमारे लिए पाउडर बनाने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं था क्योंकि मिल्क वॉज नॉट सरप्लस। तो ये सब चीज़ें डेयरी का ज़्यादा प्रमोशन जिसको मार्केट में आने की जरूरत पड़ी, दैट ऑल केम आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। ओके। तो पहले क्या कि छोटे छोटे दूध वाले थे, दूध कलेक्ट करते थे और ज़्यादातर उसमें जो मिल्क प्रोड्यूसर्स में उसका एक्सप्लोटेशन होता था, शोषण होता था, क्योंकि उसको प्राइसेस नहीं मिलेगी, वो फ्लक्चुएट रहेगी। जस्ट ज़्यादा दूध होगा तो उसको प्राइस कम कर देंगे और उसको मार्केट मिलेगा कि नहीं भी, कभी कभी दुकान वाले बोलते हैं कि आज दूध की जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। तो ये सब हुआ करता था और इसीलिए शायद सिस्टमेटिक कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ। एंड वी आर थैंकफुल टू अवर लीडर्स लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन भाई पटेल, who organized us in a dairy. So पहले जो in terms of market जो मिल्क स्कैंटी था, अभी मिल्क प्लेंटी हो गया और हमारा देश हमको गर्व है कि 1998 से नंबर 1 पर है दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में। यस सर। हाँ सर, फिर भी हम देखते हैं कि कंपेयर टू मतलब हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, डेनमार्क है, यूएसए हो गया, तो उसकी कंपैरिजन में हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं। क्या आपको ये लगता है कि ड्यू टू मतलब ट्रेडिशनल कि हम मतलब कि गाय को एक दो रख के ही हमारी मतलब फैमिली नीड्स से पूरी करने के लिए रखते थे, उसी वजह से जब ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ कि जब हमको पैसा कमाने के लिए मतलब हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किए, तो उसी की वजह से हमारे पास आज मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं? यस, अभी भी शायद ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हमारा मिल्क कलेक्शन है, इट इज़ फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स, मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लेस देन 5 एनिमल्स, 3 से 5 एनिमल का है। तो ऑर्गेनाइज फार्म अभी भी नहीं है और इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया वॉज मेनली एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, तो दिस वॉज को-करिकुलर एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके साथ डेयरिंग, फिशरीज, हनी, बी कीपिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। तो सब साथ में मिला करके उसको सस्टेनेबल बनाता था। तो और ज़्यादातर द प्रोसेस वाज लेबर इंटेंसिव और हमारे खुद का लेबर का उसके अंदर हम इकोनॉमिकल कैलकुलेशन नहीं करते थे, इसलिए हमको प्रॉफिटेबल लगता था। तो जैसे जैसे दूध उत्पादन बढ़ता गया और थोड़े ऑर्गेनाइज फार्म भी शुरू हुए, वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स वी गेट। एंड जो हमारा मेन प्रॉब्लम था कि हमारे जो एनिमल्स के नेटिव प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, सो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द मिल्क प्रोडक्टिविटी सो दैट we'll have more milk and that will give us more returns and farmers will be motivated to keep more animals and like that. So this has come traditionally, slowly आया है। और अगर आप चाहे तो मैं पूरा जो कोऑपरेटिव का अपना इतिहास है पूरा, मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि हम जानते हैं कि बर्थ ऑफ अमूल टुक प्लेस इन गुजरात, बट उससे पहले शायद 1938 में पहला लखनऊ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन बन गया था यूपी में 1938। बट उसके बाद जो उसका रियल बर्थ हुआ गुजरात में 1946, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। इधर जो पोल्सन डेयरी था उसका एक्सप्लोटेशन बहुत बढ़ गया था, फार्मर्स को रेम्यूनेटरी प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, तो फार्मर्स डिस्टर्ब थे। तो सरदार पटेल ने, हमारे जो फर्स्ट पहले गृह मंत्री थे, प्रधान थे, उन्होंने मोरारजी देसाई को भेजा इधर। एक सामर खान नाम का विलेज आने से भी 10-15 किलोमीटर दूर है, उधर मीटिंग हुई फार्मर्स के साथ और त्रिभुवन काका और दूसरे फार्मर्स इधर लोकल के थे। उन्होंने बोला कि जरूरत पड़ेगी तो हम स्ट्राइक करेंगे, बट अपना हक लेके अपनी कोऑपरेटिव बना कर रहेंगे। तो शायद 15 दिन तक स्ट्राइक करना पड़ा था। अमूल के इतिहास में आप देखोगे तो पता चलेगा। लोगों ने दूध कुछ भी नहीं दिया और बॉम्बे मिल्क का दूध का जो सप्लाई पूरा कोलैप्स होने लगा। तो उधर का जो मिल्क कमिश्नर था और डेप्यूटी कमिश्नर थे खुरोड़ी साहब, DN खुरोड़ी, वो लेके इधर गुजरात आए
एंड दे हैव टू बो डाउन, उनकी मानना पड़ा। उनको लगता था कि लेट देम मेक कोऑपरेटिव, वो नहीं दो कर चार पाए। महीने में खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। या सो 14 दिसंबर 1946 केरा यूनियन वाज रजिस्टर्ड, और शायद 250 लीटर दूध से शुरुआत की। तो उसमें से पूरी क्रांति हुई, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत अच्छा टेक्निकल बैकअप मिला त्रिभुवन काका को, क्योंकि he has also come recently during that time and as a government fellowship holder. So it's very kind of Dr. Kurian that he stayed on the request of Tribhuvan Kaka, and entire development which we see, we call as Operation Flood or White Revolution, is because of these persons. दो चार लोग थे उसके साथ इन्वॉल्व, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 64 में आया कि जब हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और दैट ही केम फॉर इनॉग्रेशन ऑफ दी अवर कणजरी एनिमल फीड फैक्ट्री, और उस टाइम अजरपुरा गांव में रात रुके, फार्मर के गांव में रात रुके। जो टूरिज्म करना चाहता है दे मस्ट विजिट सच प्लेसेस बिकॉज इट इज इन द हिस्ट्री। और तब उन्होंने कुरियन को बताया कि दिस इज सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विच ऑर्डर, एंड व्हाई डोंट यू रिपीट इट इन द एंटायर इंडिया। और इसी तरह से 1965 में एनडीडीबी का बर्थ हुआ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और डॉक्टर कुरियन की शर्तों पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में आके नहीं करूँगा, यू हैव टू हैव ऑफिस इन आनंद, एंड देन उसके बाद की बात तो आप सबको पता है। यस सर। धीरे धीरे ऑपरेशन फ्लड ड्राफ्ट किया गया, दैट हाउ इट विल स्टार्ट, और 3-4 पेजेस उसके हुए। तो ऑपरेशन फ्लड जब किया गया तब लगा कि जो डिमांड है, मार्केट है, बॉम्बे का बहुत बड़ा मार्केट था, अलग अलग प्रदेशों में भी जरूरत थी। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें फोकस किया गया दैट विल गेट द बटर ऑयल एंड स्किम मिल्क पाउडर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, और दैट केम एज ए गिफ्ट। तो इस दोनों इंग्रेडिएंट्स को रिकम्बाइन करके, वी कॉल एज रिकम्बाइंड मिल्क इन टेक्निकल टर्म, बन करके उससे दूध की आपूर्ति की गई, और उसी से हमारा रेवेन्यू आया। मतलब देखो हाउ इट बिकम सेल्फ फाइनेंसिंग and then how it is successful. So we are not 100% dependent on government for money. Yeah. And this has gone into different phases and lot of cooperatives have developed. सर जनरली जब लोग पस्तौन जी पोल्सन डेयरी के बारे में सुनते हैं तो उसको एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि उसी की वजह से सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेकिन जब कुरियन सर की बायोग्राफी हम रीड करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाउ मच रिस्पेक्ट कुरियन साहब को थी पस्तौन जी के प्रति। तो सर ऐसी प्राइवेट डेयरीज ने क्या रोल प्ले किया होगा हमारे कोऑपरेटिव्स के बनने में, जैसे रीजनल कोऑपरेटिव हो गई कि कोई नॉर्मल जो छोटे छोटे बिजनेस सेंटर थे वो। देखो डॉक्टर कुरियन वाज रिस्पेक्टिंग पिस्टन जी, मतलब पोल्सन के वो दुश्मन नहीं थे। ओनली थिंग ही वाज अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल ऑफ लिटिल बिट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, बट शायद उनकी वजह से हम इतना स्ट्रांग बने। जब चैलेंज आती है तो आदमी स्ट्रांग बनता है। आई थिंक आज के प्रेजेंट डे में भी वो बहुत रिलेवेंट है। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की बात चल रही है, तो आई थिंक इंडिया विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन दैट। बट ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड बिजनेसमैन, पोल्सन पिस्टन जी, एंड he was fulfilling the requirement of our army and also during the war time, so we cannot forget his contribution. But ये जो एनडीडीबी ने अलग अलग प्रदेशों में डाला तो प्राइवेट भी उधर जगह थे, छोटे छोटे थे, तो उसमें प्रॉब्लम था, क्वालिटी का भी था, हाइजीन का प्रॉब्लम था, और प्राइसेस का भी था। क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, फार्मर को पता नहीं है कि कल मेरा दूध बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो उसको खत्म करने के लिए कोऑपरेटिव करना पड़ा, और इसलिए कोऑपरेटिव का अभी भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि भी यू हैव एश्योर्ड प्राइस एंड एश्योर्ड मार्केट, कि आपका दूध 5 लीटर हो या 10 लीटर हो डेफिनेटली खरीदा जाएगा। वो कोऑपरेटिव और मैंने कोविड में शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सब कुछ बंद था मगर किसी फार्मर को अपना दूध का पेल लेके वापस नहीं जाना पड़ा। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेटिव्स, और उसके पर लगा है। और कोऑपरेटिव खुद लीडर थे। कुरियन साहब को मैंने बहुत बार सुना है that he will say that I am the employee of these millions of farmers. मैं खुद कुछ नहीं हूँ, और इसलिए शायद काफ़ी सारे इंटरव्यू मैंने लिए होंगे तो मैंने पूछा है कि who is the owner of Amul? तो कुछ लोग तो कहते थे कुरियन साहब है कि व्यास साहब है किसी जो, तो मैं कहता था कि भाई ओनर्स आर द फार्मर्स ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सो ये फीलिंग जो थी ना वो लोगों को बड़ा करती थी, एंड दैट इज व्हाई पीपल शो डेडिकेशन।
और गुजरात के लोगों को खास धन्यवाद देना पड़ेगा कि दे रिमेन मेंटेन देयर इंटीग्रिटी और अपना डेडिकेशन दिया। तो दैट डेवलप द लीडरशिप फर्दर, एंड आज का जो स्वरूप देख रहे हो उसकी वजह से दैट दो स्ट्रॉन्ग सीट्स सोन बाय डॉक्टर कुरियन एंड त्रिभुवन काका। या सर, और कुरियन साहब ने शास्त्री जी से ये भी कहा था कि मैं तो अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे तो ये निकाल सकते हैं, इसलिए आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर देम, Yes. कि मुझे काम करना पड़ेगा। और सर, डॉक्टर कुरियन साहब अमूल के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहे, लास्ट में वो फेडरेशन के चेयरमैन भी रहे। Yes. तो हम कोऑपरेटिव की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा सक्सेस हम अमूल का देखते हैं बेसिकली, और ऑल्दो कि मतलब बहुत सारे कोऑपरेटिव्स इंडिया में अलग अलग जगह पे बनाए गए और अच्छी प्रॉफिटेबल भी रही हैं। तो सर, हम क्या सीख सकते हैं अमूल जैसी कोऑपरेटिव के सक्सेस से? सीख तो यही है कि फार्मर शुड रिमेन यूनाइटेड, दे शुड डेवलप ट्रस्ट एक दूसरे पर, और इस संस्था को पॉलिटिक्स के मुख रखती है, क्योंकि दूसरे स्टेट में कुछ जो हुआ था गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। Yeah. इसलिए डॉक्टर कुरियन भी कहते थे कि आप अपना खुद बिजनेस चलाओ एंड ट्रस्ट ऑन द प्रोफेशनल्स विच यू हायर। Yeah. So the success of Amul is the trust of farmers and the top quality professionals he hired. ये दोनों का डेडिकेशन मिलकर के सक्सेस आ रहा है। जहाँ जहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हो गया, ब्यूरोक्रेट्स का इन्फ्लुएंसेस हो गया, उसमें थोड़े थोड़े डेंट्स आए, बट अभी शायद सबको पता लगा है कि इसका सक्सेस फार्मर से ही होगा। और जो लोग पहले बिलीव करते थे कि ये कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, पर जब दूसरे का देखते तो दे टेक एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड स्टार्ट। और जहाँ जो वीकनेस थी कुछ लोगों की, भाई अच्छी ब्रीड नहीं है हमारे पास, तो हाउ टू सप्लीमेंट, अच्छा फीड नहीं है हमारा, अच्छा पाउडर नहीं है, तो ये सब चीज़ें की केयर भी कोऑपरेट ने की। सो दिस हाउ इट कोऑपरेट डिफर्ड फ्रॉम द प्राइवेट, क्योंकि अभी वेटरनरी केयर हो कि आपका फीड हो, कॉन्सेंट्रेट जो आपको चाहिए या दूसरी कोई भी सर्विस चाहिए तो आपको मिल जाती है। और रेगुलर पेमेंट, कभी कभी क्या बिचौलिए क्या करते हैं कि महीने में एक बार देंगे, कभी छोड़ देंगे, अभी नहीं है बाद में दे देंगे। अभी तो रेगुलर पेमेंट आपको, अभी तो ऑनलाइन भी हो गया, पहले तो कैश हुआ करता था। तो वो पैसे जो सुगुन मिलता है, सुख मिलता है, वो और कहीं नहीं था। एंड इट लेड टू सोशल चेंज बिकॉज वीमेन वेर एम्पावर्ड। घर की लेडीज के हाथ में पैसा आता था, अभी उनके अकाउंट में आता है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो वही अपने बच्चों को पालती है, उसके एजुकेशन का ध्यान देती है, तो इट रियली डेवलप। एक स्लो चेंज है बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। और साल के अंत में जब बोनस आता था ना, वही उनके बच्चों को शादी विवाह के लिए काम में, तो उसके सोने के गहने गहने बनाने खरीदना तो काम में आ जाता था। सो दैट वाज रियली गोल्ड विच वी आर गेटिंग। सो ऐसी सर्विसेज जो कोऑपरेटिव दी है उसको सीख कर ही हम आगे बढ़े। और पहले जब शुरू में देयर वाज सम कंपटीशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, तो इसलिए वो नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन का, और जिससे आपका गठन किया गया था कि भाई जैसे गुजरात स्टेट में 10, 12, 15 डेयरी है तो हर एक ही ब्रांड में बेचेगा, तो कॉस्ट कम हो गई। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो फिर आगे उसका और प्रभाव दिखता है। और शायद अगले वाले एपिसोड में मैंने सुना था कि how Amul is giving almost 80% back to the farmers. That is not the regular business model in other countries. Yes. सर, which government policies ने इंडिया के डेयरी सेक्टर को सेव करने में बड़ी भूमिका बची? हसमुख, I think government was very proactive from beginning. अगर मैं कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊं, बिफोर इंडिपेंडेंस भी काफ़ी सारा काम हुआ, उसके बाद भी हुआ, इंटेंसिफाई हुआ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ NDDB and so on. बट सी आई विल सी द फर्स्ट इज 1891। उस टाइम हमारे पास कैटल प्लेग कमीशन था इंडिया के अंदर, और उन्होंने इंडियन सिविल वेटरनरी डिपार्टमेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डेयरी डिपार्टमेंट शुरू किए। दैट मीन्स दे वांटेड टू हैव फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डेयरी। ओके, इतने बात पुराना। 1914 के अंदर हमारा रिसर्च हुआ बफेलोज और काउस में, और कंपोजिशन ऑफ मिल्क स्टडी किया गया, सो एज टू हैव सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड्स दैट विच ब्रीड इज बेटर विद दैट। और उसके बाद तुरंत 1919 में फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस हुआ, पहली एनिमल की गिनती हुई, काउज एंड बफेलोज। ओके, उसके बाद तुम्हारा रेगुलर सेंसस होता है एनिमल्स का। 1920 के अंदर साइंटिफिक ब्रीडिंग का एक प्रोग्राम किया गया
कि ट्रेनिंग सेंटर्स हो, खास करके मिलिट्री डेयरी फार्म्स के लिए, क्योंकि आर्मी को सप्लाई दूध का वो मेन फोकस था उस टाइम। 1938 में एगमार्क भी आपको पता होगा कि घी और बटर के लिए वही स्टैंडर्ड देता था। बाद में ये अपना पीएफ और फूड साइंस, अभी फूड सेफ्टी हो तो बाद में आया। उसके बाद तुरंत ट्रेनिंग हुआ। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अभी बात करते हैं, बट पहला अटेम्प्ट किया था 1939 में, और उस टाइम 2 वीक का कोर्स भी हुआ था IVR, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। सो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम देन। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बॉम्बे मिल्क स्कीम आया जस्ट दूध की आपूर्ति करने के मेट्रो सिटीज़ में, और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना अपन इंडिपेंडेंस 51 से 56 का। और उसके अंदर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी, बट गौ संवर्धन केंद्र ऐसा शुरू हो गया था। और सेकंड 5 ईयर प्लान में दूसरे काफ़ी सारे प्लांट एस्टाब्लिश किए गए, डेयरी प्लांट्स, और दूसरे नए प्रोजेक्ट भी सैंक्शन, उसके ग्रांट दी गई सरकार ने। और 59 में दिल्ली मिल्क स्कीम शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली में दूध की आपूर्ति करनी बहुत जरूरी थी। 60 के अंदर उन्होंने पहला बेबी फूड बनाना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम बेबी फूड भी चलता था। और दूध, बफेलो दूध से पाउडर बनाना मुश्किल था, वो टेक्निकल हर्डल हमने ओवरटेक करके बफेलो दूध, भैंस का दूध का भी पाउडर बनाया। 61 से 66 में हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान बना। उसके अंदर 23 लिक्विड मिल्क प्लांट्स, 27 पायलट मिल्क स्कीम्स और 2 चीज़ फैक्ट्री भी बनाई गई, और उसके साथ साथ 4 कैटल फीड फैक्ट्री बनी गई थी। तो गवर्नमेंट हर टाइम सपोर्ट करती रही, और फ्रोजन सीमेंट का कॉन्सेप्ट 65 से आया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए फ्रोजन चाहिए। फोर्थ 5 ईयर प्लान बना 69 to 74 में, और उसके अंदर दूसरे प्लांट ऐड किया गया। 70 में ऑपरेशन फ्लड के प्रोजेक्ट शुरू हो गए, जब एंडेड हो गई थी, तो उधर के साथ अब ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दोनों कोइंसाइड हो गए, और डबल प्रमोशन मिला। और सबसे जो लैंडमार्क इवेंट है, शायद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एकेडमिशियन इन 74 में पहली हमारी वर्ल्ड डेयरी कांग्रेस हुई थी, जब कुरियन साहब चेयरमैन थे। उसके बाद हमको शायद 47 ईयर्स के बाद अभी 2022 में किया था दिल्ली में, अभी नेक्स्ट 2027 वाली इधर होने वाली है। बट 1977 में 3 इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। एक तो रीजनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ फॉर कोऑर्डिनेशन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एक्टिविटीज। दूसरा हुआ डेयरी मशीनरी एडवाइजरी काउंसिल कि भाई इंडिजिनस मशीन बनाना शुरू करो। और तीसरी हुआ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एडवाइजरी काउंसिल टू सेटअप मार्केटिंग। तो तीनों चीज़ें की केयर 1977 से बहुत अच्छी तरह से की गई। बाद में जो 6 5 ईयर प्लान आया 80 से 85 वाला, उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें डाली गई, और खास करके एनडीडीबी ने एनिमल डिसीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल डिसीज। 7th 5 ईयर प्लान में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन के टेक्निक आ गई। मीन्स सी हाउ स्लोली वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी। और उस टाइम आईडीए भी एस्टैब्लिश हो गया था, इंडियन डेयरी एसोसिएशन 48 से हुआ था, बट इट वाज वेरी एक्टिव एंड डूइंग सच प्रोग्राम्स। I remember that during 90s we did several programs for improving milk productivity for the farmers. तो वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम आए, और इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया था इन अबाउट 85 to 90 के बीच में। और उसके बाद 8 5 ईयर प्लान में MMP लाई सरकार, MMPO मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लिक्विड मिल्क की आपूर्ति में कुछ लोग प्राइवेट प्लेयर्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। तो कहा कि मिनिमम आपको इतना प्लांट है तो 5,000 का 10,000 का लिक्विड मिल्क भी रखना है, सो दैट लिक्विड मिल्क की आपूर्ति पूरी हो सके। सी दिस पीपल वर विजनरी एंड दे वर टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शंस। और 1998 से इंडिया बिकेम नंबर 1 इन द मिल्क प्रोडक्शन। और उसके बाद डॉक्टर कुरियन साहब अपने चेयरमैन एज एनडीडीबी रिजाइन रिटायर हो गए। उसके बाद मैडम अमृता पटेल आई, और उसके बाद नए फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव भी आए, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कंपनी भी आई। बट उसके बाद जो 2000 से 2020 में पर्सपेक्टिव प्लान बना 10 साल का, और उसको ऑपरेशन फ्लड का वो कंटिन्यूएशन नहीं था, तो उसने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। और 2012 के अंदर नेशनल डेयरी प्लान 1 लॉन्च हुआ। दिस वाज फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग आवर ब्रीड्स, एंड देन ऑल्सो सम प्रोसेसिंग प्लान। तो उसको वर्ल्ड बैंक ने जो फाइनेंस किया, तो वर्ल्ड बैंकिंग रैंकिंग नंबर 1 आया, तो हमारे लिए प्राउड, द मोस्ट एफिशिएंटली मैनेज्ड प्रोजेक्ट, हाईली सेटिस्फैक्टरी। तो ये 2019-20 तक आ गए। हमने 20 में 23 में फिर मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन पर फोकस दिया गया। हमको मिल्क आउटपुट पर पीक पर चला गया,
अभी तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 240 मिलियन टन पर पहुंच गया है। और IoT का यूज़ हुआ, AI का यूज़ शुरू होने लगा। और 2024-25 में हमने रिवाइज किया नेशनल डेयरी प्लान को, और उसमें बजट और बढ़ाया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया, और उसके अंदर भी हमको 3400 करोड़ रुपए की बजट मिला। तो दैट विल सपोर्ट द फार्मर्स इन दैट, और मिल्क प्रोडक्टिव बढ़ाएगी, और सपोर्ट ऑल्सो फॉर IVF, हेफर रियरिंग, मतलब अच्छी औलाद के बछड़े पैदा हो गए तो होगा। और हमने फोकस सॉर्टेड सेक्स सीमेन के लिए भी किया कि जो मेल एनिमल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, तो हमारे एथिकल रीजन से काऊ को हम पवित्र मानते, तो स्ट्रीट पे रहते। तो अब सॉर्टेड सेक्स सीमेन के यूज से ज़्यादातर बछड़ियाँ पैदा होगी। और मैंने अमूल का डेटा सुना है कि मोर देन 80 to 90% आर फीमेल बर्ड्स बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ सीमेन। सो दैट विल फर्दर इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि मेल एनिमल्स कम होगी। थोड़े भी मेल एनिमल चाहिए अभी, ऐसा नहीं कि वी मेक इट जीरो। सो दिस वाज वेरी। और लास्ट जो अभी इनिशिएटिव दिया, व्हाइट रिवोल्यूशन 2 लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने, और उसके अंदर भी 50% बढ़ाना है कोऑपरेटिव्स को। जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव्स नहीं है उधर प्रयत्न हो रहे, और अगले 5 साल में 50% विलेजेस और जो नहीं हो उधर कवर कर देंगे, और 70% डेयरी वर्क फोर्स विल इंक्रीज। तो इट विल क्रिएट सो मेनी न्यू जॉब्स तो मिलेगी। और अभी लास्ट जो इनिशिएटिव हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी को करने के लिए, भारत सरकार ने 3 कोऑपरेटिव्स बनाए। एक है भारतीय बीज सहकारी समिति, जिसको हम BBSSL कहते हैं, टू प्रमोट सीड प्रोडक्शन। दूसरा बना नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरा बना नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो तीनों बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स थे, और अभी भारत सरकार उसके अंदर फोकस करके कर रही है। और अभी जुलाई 7, 2025 में हमारे माननीय पंत प्रधान अमित शाह जी ने एक सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किया। सो दैट विल हैव कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, एंड इट विल लीड टू डिफरेंट स्टेट्स यूनाइटेड फॉर ए यूनिफाइड डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री इन दी कंट्री। सो ये अभी तक की पूरी जर्नी है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और अभी भी मिल रहा है। हाँ सर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अच्छा सा मतलब इसमें इम्पोर्ट अपना मतलब खुद का ध्यान दे रही है। लेकिन सर कोई भी कंट्री हो, कोई भी मतलब रीजन हो, जब तक वहाँ पे एजुकेशन और रिसर्च पे फोकस नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में इसी में पीछे रहे हैं कि हमारा रिसर्च इतना अच्छा नहीं रहा, बहुत सी टेक्नोलॉजी है, AI में है, हम अभी भी पीछे हैं। तो सर गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से जितना फंडिंग इसमें किया, इसको डेवलप प्लांट बनाने में या फिर कोई भी अदर प्रोजेक्ट में, तो उसमें रिसर्च और मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कितना फोकस रहा गवर्नमेंट का? आई थिंक यू कम टू द राइट पॉइंट हसमुख, क्योंकि एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशंस के बिना ये सब डेवलपमेंट नहीं होता। Yes. और हमारे जो लीडर्स थे इतने विजनरी थे कि एजुकेशन को फोकस दिया। शायद मैं जब पढ़ता था मेरे को तक दूसरे कोई कंट्री में ऐसा नहीं है कि जहाँ फुल फ्लेज 4 साल का डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़ाने का कोर्स हो, जो इंडिया में था। तो हमारा काम तो शुरू हुआ था 1862 से, वेटरनरी फोकस था कि वेटरनरी स्कूल पूना में ओपन किया गया था, खास करके मिलिट्री फार्म्स के लिए। और 1889 में जो मैंने कहा कि इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी, पहले इंपीरियल को था क्योंकि ब्रिटिश शासन था, और बाद में इट बिकम IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर में जो लोकेटेड है। उसके बाद 23 में इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट हुआ बेंगलोर में, देन इट एक्चुअली बिकेम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, अभी जस्ट शिफ्टेड एक क्वार्टर उधर। 23 से डिप्लोमा कोर्स हुआ था हमारा, इंडियन डेयरी डिप्लोमा, इलाहाबाद और बेंगलोर में शुरू हुआ था। बाद में आनंद में, करनाल में शुरू हुआ। और इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर थी, नाउ वी कॉल एस ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी 16 जुलाई 29 को एस्टेब्लिश हुआ। तब से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और डेयरी रिलेटेड एजुकेशन हो अंडर आता है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे फाइनेंस करते हैं वो लोग, और जो रिलेवेंट रिसर्च है डेयरी के लिए, उसके लिए स्पेशल फोकस डेयरी साइंस कॉलेजेस को दिया जाता है। हमारे इधर आनंद में वो भी 1938 में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बना, जो हमारे विजनरी फार्मर्स थे, लोगों ने लैंड डोनेट की और एक कैंपस बनाया जहाँ एग्रीकल्चर एजुकेशन शुरू हुआ। उसके साथ साथ कृषि गो विद्या भवन हुआ, उसका नाम ही कृषि गो विद्या भवन था। कृषि और गो विद्या साथ में ही चलती थी। और गोयनका भवन में पहले डेयरी साइंस कॉलेज बनी इधर, और हमें गर्व है कि जहाँ हम बैठे
Yeah. इस कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन हमारे महामहिम सेकंड राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने रखा था और इस कॉलेज ने बहुत नाम कमाया। तो आईडीटी के साथ डेयरी फोकस्ड बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स भी हुआ और हमारी जो यूनिक थिंग है कि 1994 में हमारी विद्या डेयरी भी एस्टेब्लिश हुई जो डेयरी साइंस के बच्चों को 1 साल का फुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता है एंड दिस स्टूडेंट्स आर इक्विप्ड टू टेक एनी सेक्शन चार्ज ऑफ द डेयरी प्लांट जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है फैसिलिटी अवेलेबल। और दूसरा मैनेजमेंट के लिए कुरियन साहब ने इंस्टीट्यूट बनाया इरमा 1979 इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स ब्रॉड लेते हैं एजुकेशन इसको फोकस बनाया कि वी वांट टू प्रिपेयर द रूरल मैनेजर्स एंड दिस व्हाट सो डॉक्टर कुरियन वाज वेरी गुड इंस्टीट्यूशन बिल्डर आल्सो। उन्होंने इतनी सारी संस्थाएं इधर खड़ी की है और उसकी बल पर ये आनंद अपना डेयरी कैपिटल बना है देश का। तो अभी तो हमारे पास करीबन 25-30 डेयरी साइंस कॉलेजेस है इंडिया में बट अभी भी फोकस्ड है आनंद और करनाल का बेंगलोर का। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभी हुआ 3 जून को 2025 में जिसका फाउंडेशन स्टोन हमारे पंत प्रधान अमित शाह जी ने रखा जिसे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो कोऑपरेशन के रिलेटेड कोर्सेज को कलेक्ट करेगी और सब एरिया में ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग रिसर्च फोकस हमारा बहुत पहले से था एंड दिस हैज बैक्ड अप आवर डेयरी डेवलपमेंट इन द कंट्री। सो हम इसका जो रोल था हमारे लीडर्स का वो हम कभी भी भूल नहीं सकते कि बहुत अच्छा एजुकेशनल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाया है जो हमारे दुनिया के काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्री से भी अच्छा है। क्योंकि कुछ कंट्रीज में तो मैं खुद जाके देख के आया हूँ। जब हम बाहर नहीं देखते तो पता लगता है कि हमारा कुछ नहीं है बट हम देखते हैं तो वी आर मच मोर एडवांस देन सम ऑफ अदर सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज। सो आई फील प्राउड एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई ओन स्टूडेंट्स बिकॉज 40 साल तक मैंने पढ़ाया है। करीबन 2000 स्टूडेंट्स मेरे फील्ड में काम कर रहे हैं। सो उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। यस सर। सो एजुकेशन रिसर्च वी आर स्टिल टॉप। यस सर आपने बहुत कुछ बताया और बहुत सारा इंडिया में काम हुआ है डेयरी सेक्टर को लेके। सर आपके हिसाब से डेयरी सेक्टर में डेवलपमेंट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इंडिया में क्या रहा? टर्निंग पॉइंट तो शायद कोऑपरेटिव का जो सीड बोया गया वही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस टाइम से हमको पता चला कि फार्मर्स फर्स्ट उसको फोकस रखना है। सो दिस वाज द अल्टीमेट विजडम ओवर फार्मर्स दैट हाउ वी गो। और उसके बाद एनडीडी का एस्टैब्लिश तो पूरे पैन इंडिया उसका फ्रेमवर्क काम करना शुरू किया। सो मेरे हिसाब से तो वही है टर्निंग पॉइंट। और अभी जो टर्निंग पॉइंट नया आ रहा है ना टू मेक इट मोर सस्टेनेबल वी आर कंसर्न विद दिस कार्बन फुटप्रिंट। तो अभी गोबर मैनेजमेंट का एनडीडी मृदा लिमिटेड शुरू किया है फॉर गोबर मैनेजमेंट। सो जब काउ ड्राई है नहीं है तब भी उसका गोबर से भी कुछ पैसा मिलेगा सो दैट बिजनेस बिकम। सो दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रेजेंट डे कि आप गोबर का फर्टिलाइजर तो बना लो उसका बायोगैस बना दो। मारुति का सुजुकी के साथ जो है हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। ये मॉडल पूरे देश में जब रेप्लिकेट होगा तब पता चलेगा कि गोबर विल बिकम मोर वैल्यूएबल। तो खुश हो गए और बनास डेयरी तो अभी भी अच्छे से कर रहे हैं। सो these are the real turning points into dairy industry. ओके सर आपके हिसाब से डेयरी सेक्टर में अभी भी कोऑपरेटिव जो है इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं हम देखते हैं लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करेक्ट करनी चाहिए और जो गवर्नमेंट जो अभी कोऑपरेटिव पे फोकस कर रही है तो उसमें उसको स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रही हो? नहीं अभी देखो हम खुश है भारत सरकार से कि क्योंकि हमारा फोकस रहेगा प्रोटेक्ट द फार्मर्स। ओके क्योंकि आजकल मैनी फैक्टर्स आर प्लेइंग रोल। अगर हम मार्केट खोल देते हैं तो बाहर से सस्ती चीज़ आ सकती है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का हम धन्यवाद मानते हैं कि अभी जो ट्रम्प साहब के साथ हो रहा है कि हमारा मार्केट फार्मर्स के लिए प्रोटेक्टेड है खुलेगा नहीं। तो सबसे पहले जरूरत है कि यू ट्राई टू कीप फोकस ऑन फार्मर्स प्रोटेक्ट फार्मर्स और वी हाउ टू अभी जो करना है कि यू इंसेंटिवाइज दी क्वालिटी प्रोडक्ट्स कि जो अच्छी क्वालिटी का दूध देता है उसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज कीजिए सो दैट अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी वी फोकस ऑन क्वालिटी ऑल्सो। अच्छे क्वालिटी दूध आएगा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा एंड देन वील हैव मोर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो वी आर गोइंग टू बी दी डेयरी टू द वर्ल्ड रादर देन क्योंकि हमारा करीबन 25% अभी सहयोग है उसका अंदर योगदान है तो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। सर कोई ऐसे पॉलिसी चेंज जो आप सजेस्ट करना चाहो कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको अगर आप चेंज कर सको तो कोऑपरेटिव में? नहीं पॉलिसी में तो जो मैंने बताया कि वी शुड फोकस वी शुड डेवलप पॉलिसी ऑन
पेइंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। कंज्यूमर माइंडसेट को भी जरूरी है, कुछ ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन द सोसाइटी भी जरूरत है, सो एज टू फोकस ऑन मिल्क एंड हाउ द मनी गोज बैक टू द फार्मर्स एंड सो। और सेफ्टी अथॉरिटी खास करके नीड्स लिटिल बिट मोर अटेंशन, क्योंकि आजकल हम न्यूट्रिशनल लेबलिंग की सभी बात करते हैं, उसमें शायद डेयरी प्रोडक्ट को अंडरमाइन किया गया है। So we need a policy change at the government on food safety regulations and monitoring, so that genuine products, dairy products, reach to the consumer. So हमारा focus अभी प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर पे, दोनों को बैलेंस करना है, and that should be the right policy for the government to do. ओके सर, लास्ट में मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहूँगा कि जब आपका यहाँ पे प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट, तब मैंने जब जिनसे बात की, मैंने बोला कि सर से मेरा मतलब कन्वर्सेशन होने वाला है तो क्या पूछूं, तो सर मेन 2 टॉपिक जो सबने बोले कि एक वेगन और मिल्क का जो अभी कंसेप्ट चल रहा है, वेगन मिल्क का, कि लोग बोल रहे हैं कि मिल्क को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, हमें वेगन प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना चाहिए, तो उसमें आपको ये कमेंट करना चाहो। हसमुख, ये तो बहुत राइट क्वेश्चन आपने उठा दिया। एक्चुअली इसके ऊपर तो हमने बहुत सारा एग्रेसिव मोड में काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वेगन, अब देखिए किसी प्लांट सोर्स से आप उसको क्रश करके ग्राइंड करके सफ़ेद प्रवाही कुछ बना और उसको दूध का वो नहीं बोल सकता है। लीगली इट इज़ नॉट मिल्क। से एज पर द लीगल डेफिनेशन द वर्ल्ड कोडेक्स का डेफिनेशन देख लो और इंडिया का डेफिनेशन देखो, इट शुड बी लैक्टल सिक्रेशन, नॉट एनीथिंग विच इज, सी वी आर नॉट अगेंस्ट द प्लांट बेस्ड सो कॉल्ड जो वेगन दूध बता रहे, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ आवर सोसाइटी। जो दूध के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, नन ऑफ द वेजिटेबल बेस्ड मिल्क कैन कम नियर टू दैट, नजदीक भी नहीं आएगा। उसके क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, क्वालिटी ऑफ, सी न्यूट्रिशन वैल्यू इज नॉट equated in terms of quantity of nutrients, it is the quality of nutrients and those nutrients in coexistence with other nutrients. सिर्फ कैल्शियम अकेला नहीं चाहिए, उसके अंदर दूसरा भी चाहिए, क्योंकि उसका एब्सॉर्प्शन इम्पोर्टेंट है, नॉट दी। तो आप बाहर से कितना भी कैल्शियम डाल दो, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड बाय योर बॉडी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो हम फोकस करते हैं कंज्यूमर एजुकेशन का भी, दूध के न्यूट्रिएंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है। आपको अगर दूध से कुछ एलर्जी है तो बात अलग चीज़ है, बट दूध को ब्लेम मत करो। खास करके जो आपने बताया कि हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, डॉक्टर वी मोहन इज प्रॉब्ली बिगेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट इन दी वर्ल्ड, हमारे इंडिया के अंदर साउथ में है। उनको खुद हमने बुलाया था और उन्होंने अपना रिसर्च प्रेजेंट किया। इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स उन्होंने 23 कंट्रीज में किए हैं, मोर देन ए मिलियन पीपल, एंड आउटकम इज दैट दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें डायबिटीज होने का चांसेस कम होता है, हाइपरटेंशन होने का चांसेस कम होता है। मतलब जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कहते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ओबेसिटी, दूध और दूध प्रोडक्ट पीने वालों को कम चांसेस होता है। और उससे आगे बात उन्होंने बताई कि हमने तो उनकी मोर्टालिटी तक स्टडी की, मतलब ये सब डिसीज से मर जाते हैं लोग ना, तो जो लोग दूध और दूध प्रोडक्ट नहीं पीते उसके मरने का चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट्स पीपल हु कंज्यूम दिस प्रोडक्ट्स। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था ना, सालों तक किया है, 25, 30, 40 साल तक स्टडी किया है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आजकल मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कुछ सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट है जो यूट्यूबर्स है, वो गलत फहमियाँ फैला रहे। तो खास करके अगर कोई एपिसोड आप कंज्यूमर्स के हिसाब से देख रहे हो तो ट्रस्ट दे, क्योंकि इससे अच्छा न्यूट्रिशन कुदरत ने हमको किसी को नहीं दिया। मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एंड इट्स अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट, क्योंकि दूध, गाय का दूध निकालते से अब ना तो गाय को मारते हैं, ना तो उसके बछड़े को मारते हैं, ना दूसरे को किसी को मारते हैं। सो उसमें कई इंसान ये, तो रियल सेंस में दूध वेगन है भैया, एंड देन यू शुड अप्रिशिएट इट, इज अ पायस ड्रिंक। यस सर। और सर एक क्वेश्चन ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि मतलब इंडिया में तो अभी कम है, लेकिन सम मतलब कहते हैं कि वेगन इंडस्ट्री ये क्लेम करती है कि गाय या भैंस, बफेलोस जो भी हो, काऊ बफेलोस, उनको मतलब कि सिर्फ मतलब क्योंकि मोस्टली अब बिजनेस ओरिएंटेड हो गए हैं, अभी लोग मतलब ट्रेडिशनली रखते नहीं है काउस, तो उनको स्लॉटरिंग, उनको स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखना, इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ों को अनएथिकल मानते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री जितनी ग्रो करेगी उतनी ये चीज़ें बढ़ेगी। तो सर उस पर आपका कोई कमेंट? मैं नहीं मानता कि इधर कहीं जुल्म होता है, क्योंकि इंडिया का डेयरी मॉडल डिफरेंट है। देखो, मैंने जैसे पहले बताया कि 80 to 90% मिल्क इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल होल्डर्स। हमारे पास इतने बड़े बड़े कॉमर्शियल डेयरी फार्म नहीं है जो प्रदेशों में होते हैं, और कहाँ कहाँ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं।
बट उधर भी मैंने खुद पर्सनली वेरीफाई किया बड़े डेयरी फार्म में कि तुम्हारे उधर क्रूरल्टी हो रहा है, बोलते कि नहीं सर एक गलत वीडियो था, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी का देखा था। तो इधर वो सब होने का चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और अभी भी हम गाय को एक पूजनीय मानते हैं और हमारा फैमिली मेंबर है, तो गाय दूध नहीं पी देती है तो हम रखते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन इन इंडिया एटलीस्ट फॉर कमिंग 10-15 years. So we should not be worried about it. And by that time probably we'll have other technologies which will have a better housekeeping, better utilization of cow. क्योंकि अभी तो मैंने जैसे ड्राई काउ का बताया कि उसका गोबर का इतना वैल्यू हो जाएगा कि उसको फिर मारने का, स्लॉटर करने का सवाल ही नहीं आता। भाई जब तक जिंदा है तब तक उसका आपको बेनिफिट मिलता रहे। सो वी हैव ए गुड फ्यूचर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स। और जो जो अफवाहें बाजार में चल रही है उससे मैं कंज्यूमर्स को कहता हूँ कि भाई डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच सर। मतलब लास्ट में मैं अपने हर गेस्ट से एक सिंगल क्वेश्चन करता हूँ कि मैं अगर, मुझे मान लीजिए कि मैं 22 ईयर बॉय हूँ, बॉय या गर्ल जो भी हूँ, कि वो अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, तो डेयरी इंडस्ट्री के लिए मुझे ऑफर करने के लिए क्या है कि मेरे करियर रिगार्डिंग, मेरी जॉब रिगार्डिंग, या फिर मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकूँ, तो उसमें कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? देखो भैया, जो यंगस्टर्स है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी 5-10 हज़ार की नौकरी ढूंढने के लिए दर दर घूमते रहते हो। इससे तो अच्छा है कि 2-4 गाय पालो और डेयरी बनाओ, और दैट विल डेफिनेटली बी मोटिवेटिंग टू यू। और उसमें क्या होता है कि अभी मैं गोवा गया था, गोवा में भी देखो, गोवा में तो आपको 80% 90% तक गवर्नमेंट सब्सिडी देगा आपको फार्म लगाने के लिए। ओके, तो इसको, तो मेरा जो लास्ट लाइन है कि भाई डेयरिंग हैज ए वेरी ग्लोरियस पास्ट, it has a glorious present, and it is going to be glorious future also. So depend on that. हम जब कहते थे कि भाई देखो देखो धीरे धीरे फिर नौकरी नहीं मिलेगी डेयरी की, मगर मैं जब पास हुआ तो मेरे पास 3 ऑर्डर थे डेयरियों के, तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट है। आई एम वेरी प्राउड दैट 1961 से कॉलेज शुरू हुआ, आज तक 100% प्लेसमेंट है, कोई भी बिना नौकरी का नहीं है। तो व्हाट डज इट शो? दैट इट इज ग्रोइंग एंड मोटिवेटिंग द यंगस्टर्स। तो आप डेयरी साइंस में एडमिशन मिलता है तो ले लीजिए, आपको नौकरी देने का डेफिनेटली 100% चांस है। एनीबडी विल गिव यू, इतनी सारी डिमांड बढ़ रही है। सो रिस्पेक्ट द डेयरी, लव इट एंड कंटिन्यू डूइंग इट। और अभी हमारा भारत का ब्राइट फ्यूचर है, वी आर गोइंग टू बी द डेयरी टू द वर्ल्ड। दूसरे देशों में अगर थोड़ी स्टेगनेंसी है कि गिरावट है, मगर भारत कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो हम पूरी दुनिया को, दुनिया के लिए डेयरी बनने वाले हैं, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। और अभी हमारा सेल्फ सफिशिएंट तो बन गए, विल बी एबल टू एक्सपोर्ट और की डेयरी प्रोडक्ट्स। सो दैट इज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने आप बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकाल के आए। I am very thankful to all my viewers and especially the dairy professionals who are watching this. कि try to motivate not only to your producers but to your consumers for a better future of India. Thank you so much. ओके ओके।